जापान का सेंगोकू काल है। सेंगोकू काल मतलब निरंतर युद्ध का समय। कोतारू नाम का एक युवा लड़का एक जलते हुए मठ से शॉन नाम के एक आदमी के साथ भाग जाता है, लेकिन शॉन घायल हो जाता है। इसलिए वो कोतारू को दूसरे मंदिर जाने के लिए कहता है और उसे इमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल करने के लिए एक जेम देता है। कहीं और चीनी योद्धाओं का एक समूह लाल कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही वे चीन में मिंग राजवंश के सदस्य हैं। ये मिंग योद्धा कुछ कीमती माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर कुछ जापानी डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है। उनके तीर मिंग लड़कों में से कुछ को लगते हैं, लेकिन तीरों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे सामान्य रूप से इधर उधर घूमते हैं, जैसे कि वे राक्षस हो या कुछ और। उनका सबसे अच्छा योद्धा रारा नाम का ये गोरा आदमी है। ये अकेला ही 100 के बराबर है। मैं ये बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रही, यह आदमी सच में पूरी ताकत और फुर्ती के साथ सभी डाकुओं को काट देता है। रारा बिना हथियार के भी डाकुओं के सरदार से लड़ता है और फिर भी उसे हरा देता है। इस आदमी के पास कोई कवच नहीं है, क्योंकि इसके फौलादी शरीर को किसी कवच की जरूरत नहीं पड़ती। रारा जापानी लड़ाकों से निराश प्रतीत होता है। वो उनके जीवन को समाप्त करने के बाद कहता है कि जापानी लड़ाकू मेरी बराबरी के नहीं थे। इस आदमी का कहना सही था। कहीं और कोतारू ने अपने कुत्ते टोबीमारू के साथ डकैती करनी शुरू कर दी है। उसका कुत्ता गांव के इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है और कोतारू अंदर जाता है और उनका भोजन और पानी चुरा लेता है। एक दिन कोतारू और टोबीमारू अपनी लूट को एक मंदिर में ले जाते हैं, लेकिन एक अजनबी पहले से ही वहाँ पर आराम कर रहा होता है। कोतारू चिल्लाते हुए उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इस बीच कुछ जापानी सैनिकों को मिंग योद्धाओं में से एक का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया जाता है। मिंग एक बच्चे की तलाश कर रहे हैं और शायद वो कोतारू है। जापानी बात करते हैं कि कैसे स्थानीय राजा ने मिंग को कुछ जमीन दी है और आदमी किसी गुप्त कारण से एक विशाल धार्मिक इमारत का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर मंदिर में कोतारू ने कुछ मछली और चावल पकाए, जिन्हें उसने एक घर से चुराया था। अजनबी जिसका नाम नानाशी है, जिसका अर्थ है जिसका कोई नाम न हो। नानाशी बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन कोतारू को उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि वो अपने कुत्ते पर भरोसा करता है, तो बीमारू कुत्ते को खाने के लिए एक मछली देता है, लेकिन कुत्ता जाकर नानाशी को दे देता है। ये देख कोतारू चौंक जाता है। जब ही जापानी सैनिक मंदिर पहुंचते हैं, जिन्हें देख कोतारू भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गिरा देते हैं। नानाशी उनसे लड़ता है और वो उनमें से एक को पीटता है। दूसरी ओर टोबीमारू दूसरे वाले की खातिरदारी करता है। अचानक जिन नाम का एक मिंग योद्धा प्रकट होता है और वो कुछ सिक व्हिपिंग टेक्निक से उन पर हमला करता है। जिन नानाशी की और एक जहरीला खंजर मारता है। तभी टोबीमारू बीच में आकार खंजर को रोक देता है, लेकिन वो इस चक्कर में घायल हो जाता है। नानाशी अपनी तलवार निकाले बिना भी जिन को मारने में सफल हो जाता है। टोबीमारू तड़प रहा था, क्योंकि वे जहरीले खंजर से घायल हो गया है। क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, नैनोशी जाने लगता है। इसलिए कोतारू उसे जेम देने का लालच देता है। इसके बदले में वह चाहता है कि नानाशी उसको एक चिकित्सक पर ले जाए। ये देखकर कि वो कितना हताश है, नानाशी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में वह कोतारू से पूछता है कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, लेकिन कोतारू सवाल को टाल देता है। इस बीच हमें स्थानीय राजा अकाइक दिखाया जाता है, जिसने मिंग को जमीन दी थी। राजा अकाइक को पता चलता है कि मिंग वहाँ कुछ बना रहे हैं, हालांकि वे निर्माण का कारण नहीं बता रहे हैं और इसे गुप्त रख रहे हैं। दूसरी ओर कस्बे में स्थानीय चिकित्सक टोबीमारू की मरहम पट्टी करता है, लेकिन टोबीमारू को अभी भी ठीक होने के लिए समय चाहिए। कोतारू पानी उसे पिलाता है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें राजा अकाकी का मंदिर दिखाया जाता है, जिसमें सैनिक एक मिंग वॉरियर डोशी के साथ पहुँचते हैं। डोशी जिन की मौत की जाँच करने आया है, लेकिन जापानी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। फिर वे मंदिर को जला देते हैं। अगली सुबह नानाशी नई घोड़े की काठी खरीदने के लिए बाजार जाता है। वहाँ बाजार में रोरो और उसका साथी फंग भी आए होता है। फंग इस बारे में बात करती है कि कैसे उन्हें लड़के को तेजी से खोजने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास रिचुअल के लिए केवल 4 दिन शेष हैं। रिचुअल वास्तव में अमृत बनाने के लिए है, जो लगती है कि बहुत कीमती चीज है। अचानक रारो नानाशी की तलवार देखता तो वह नानाशी से मजाक करता है, उसके काठी पर चाकू से वार करता है। तभी छोटा समुराई रुक जाता है। रोरो नानाशी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल के पकड़ लेता है। रोरो पूछता है क्यों नानाशी अपनी तलवार नहीं निकाल रहा है और पूछता है कि क्या यह नकली है। तभी फंग के पास बाज आता है, जो जिन और दोषी के मारे जाने की खबर लाता है। इसलिए रारो नानाशी से कहते हुए उसके साथ चला जाता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। बाद में नानाशी कोतारू का पास लौटता है, जहाँ टोबीमारू जाग चुका है और थोड़ा पानी पीने के लायक स्वस्थ हो गया है। दूसरी ओर रारा जली हुई लाशों की जांच करता है और पाता है कि दोषी की लाश नकली है, क्योंकि लाश पर वो निशान नहीं थे जो उस पर होने चाहिए थे। फिर वो मिंग वॉरियर्स के मंत्री को इसकी सूचना देता है। ये बूढ़ा डम्बलडोर जैसे दिखने वाला योद्धा का नाम लुआन है। लुआन का मानना है कि राजा अकाइक के सैनिकों ने जिन को मार डाला होगा और फिर दोषी को एक कैदी के रूप में पकड़ लिया होगा।
उस रात नानाशी एक बुरे सपने से जागता है जहाँ वो एक विशाल और खूनी लड़ाई में ख्वाब देखता है। सुबह में कोटारू उससे पूछता है कि उसने तलवार से रस्सी क्यों बंधी है, क्योंकि वह अपनी तलवार खींचने से बचना चाहता है, लेकिन नानाशी सवाल को टाल देता है। इस बीच लॉर्ड अकाइक के महल में हम दोषी को बंधा हुआ देखते हैं। उसे टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उसका शरीर दर्द से पूरी तरह सुन्न होने लगता है। अकाकाई टॉर्चर जारी रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जनरल इतादोरी को बुलाता है और रेट्रो बिल्डिंग के साथ मिंग की योजनाओं के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए कहता है। अगली सुबह इतादोरी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है और जब रोरो उनके पास आता है तो वह इतादोरी को चुनौती देता है और इतादोरी उनकी चुनौती मान लेता है। बाद में इतादोरी को उनकी पत्नी द्वारा मरहम पट्टी करते हुए दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि रारो की ताकत की कोई सीमा नहीं है। इतादोरी मानता है कि रारो वो दूसरा व्यक्ति है जो एक माहिर योद्धा है जिससे वह मिला था। पहला व्यक्ति उसका एक बहुत समय पहले का दोस्त था। वे दूसरे लॉर्ड के लिए एक साथ काम करते थे, पर उसका मित्र युद्ध को नापसंद करने लगा और उसने युद्ध करना छोड़ दिया। जहाँ तक इतादोरी का सवाल है तो उनके बड़े सपने थे और वो इस देश में और भी बड़ा बनना चाहता था। इस रात नानाशी और कोतारू एक गर्म पानी के झरने में नहा रहे हैं और कोतारू उससे पूछता है कि उसका पूरा नाम क्या है। नानाशी ने इसे अपना पूरा नाम नानाशी यकुनी बताया, जिसका अर्थ है बेनाम लाल शैतान। जहाँ तक नामों की बात है तो ये कुछ अतरंगी सा है। फिर वो अपने बालों को धोता है और यह पता चलता है कि उसके बाल लाल हैं। उसने वो लोगों की नजरों से बचने के लिए काला कर दिए थे। नानाशी को अपने बारे में ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि उसे एक डूबते जहाज से बचाया गया था और वह एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा था। बाद में कोटारू ने स्वीकार किया कि वह भी चीन में बड़ा हुआ और वह हाल ही में जापान आया था जब शोइन ने उसे गुलामी से आजाद कराया था। इस बीच इतादोरी को पता चलता है कि दोषी एक ऐसी दवा का उपयोग कर रहे हैं जो एक व्यक्ति को दर्द सहने लायक बना सकती है। दूसरे मिंग योद्धा भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी दवाएं खत्म हो गई हैं और अब वो पागल होने लगा है। दोषी ने इतादोरी को रिचुअल के बारे में सब कुछ बता दिया और इतादोरी ने अकाइक को इसकी सूचना दी। पिछली जानकारी के आधार पर हमें पता चलता है कि मिंग को भविष्यवाणी किए गए बच्चे के खून की जरूरत है जो हर 100 साल में एक बार पैदा होता है। वो बच्चा कोतारू है जो अमृत प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित समय और तिथि पर होना चाहिए, जो जल्द ही 1-2 दिनों में आ रहा है। अगर वे इस समय चूक जाते हैं उन्हें 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। अकाइक भविष्यवाणी किए गए बच्चे को पकड़ने के लिए फिरौती की एक नई योजना बनाता है। अगले दिन नानाशी कोतारू को वादा किए गए मंदिर में छोड़ देता है और जेम ले लेता है। कोतारू का दोस्त मंदिर दिखाता है और उसे मुख्य पुजारी के पास ले जाता है, लेकिन यह एक घात है। पता चला कि कोटारू को पकड़ने के लिए इन्होंने मिंग के साथ सहयोग किया। वे उसे वहीं गिरा देते हैं, लेकिन तभी अकाइक के सैनिकों ने कोतारू पर कब्जा करने के लिए उन पर हमला कर दिया। मिंग वॉरियर शोन अकेले ही उन्हें नष्ट कर देता है। सैनिकों में से एक पूरी टुकड़ी को बुलाने जाता है। नानाशी देखता है कि मिंग के लोग कोतारू को दूर ले जा रहे हैं। नानाशी ने खंजर से वार किया जो रारा ने उस पर ही दोबारा फेंक दिया, जिससे नानाशी के घोड़े को मारने के लिए उसका अपना खंजर ही दुश्मन साबित हुआ। नानाशी वापस चला जाता है और टोबीमारू के साथ प्रधान पुजारी और शू का सामना करता है। शन उसे रिचुअल के बारे में बताता है जो उसी रात होने वाला है। नानाशी कोटारू को पकड़वाने के लिए उस पर चिल्लाता है, इसलिए शू कहता है कि उसे पर अपने सुपीरियर्स ने ऐसा करने का आदेश दिया था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अचानक नानाशी को अपने अतीत की झलक दिखती है। फिर वह तलवार उठाता है और शू के कपड़े ये कहते हुए काट देता है कि वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। फिर वो और टोबीमारू कोटारू के पीछे जाते हैं। बाद में लुआन को पता चलता है कि लॉर्ड अकाइक ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे लॉर्ड के कक्ष में जाते हैं और वे उसको बंधक बना लेते हैं। इतादोरी को पता चलता है कि क्या हुआ था, तो वो तुरंत मंदिर भागता है, जहाँ देखते हैं कि लॉर्ड अकाइक के वफादार को मार के लटका दिया है और लॉर्ड अकाइक को बंधक बना के यहाँ से ले जा चुके हैं। तब इतादोरी सभी को युद्ध की तैयारी के लिए बुलाता है। रिचुअल वेदी शेन रारू को उसका खंजर वापस देता है, वो जो नानाशी ने उस पर फेंका था, जिससे पूरी चीज एक पूर्ण चक्र में घूम गई। तब रारू कोतारू को वेदी के शीर्ष पर ले जाता है और उससे नानाशी के बारे में पूछता है। आखिर रिरो भी हमेशा से लड़ने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तलाश में होता है। इस बीच नैनोशी और तोबीमारू अभी भी वेदी की ओर दौड़ रहे होते हैं, जबकि लुआन कोतारो से कहता है कि जब घड़ी की सुई सीधे ऊपर की ओर होगी तो कोतारू बलि दी जाएगी। इसके अलावा इतादोरी एक लड़ाई की तैयारी कर चुका है और वे अपनी एक सेना को इकट्ठा करके साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन मिंग ने लॉर्ड अकाइक को एक खंबे पर लटका देते हैं और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इतादोरी अपने दूसरे इन कमांड को अकाइक को गोली मारने का आदेश देता है। जब अकाइक की मृत्यु हो जाती है तो इतादोरी सैनिकों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वे उसका या मृत लॉर्ड अकाइक का अनुसरण करेंगे, और वह उन्हें दुनिया के सभी पुरस्कार देने का वादा करता है। एक एक करके सैनिकों में से उसके प्रति अपनी वफादारी का वादा किया। ठीक उसी तरह वे हमला शुरू करते हैं। इस बीच नानाशी दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया होता है, लेकिन वह अभी भी संघर्ष करता है और अंत में स्थान पर पहुंच जाता है।
जापानी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए होते हैं, पर कुल्हाड़ी से एक महिला उनसे अकेले लड़ती है। कई तीर लगने के बावजूद वो दवा के कारण अभी भी खड़ी है। वे इसका इस्तेमाल कर रहे होते थे, इसलिए अतदौरी खुद अपनी हथियार का इस्तेमाल करके उसे फंसा लेता है ताकि बाकी सभी मिल के उसे मार सके। लड़ाई जारी है और नानाशी भी आ जाता है, लेकिन लुआन उन पर कुछ बम गिराता है, जिस वजह से नानाशी ब्रिज के नीचे दब जाता है। अतदौरी को आखिरकार रोरो के साथ दोबारा मैच करना पड़ा है। ये हम सभी जानते हैं कि यह कैसे समाप्त होने वाला है। फिर से नानाशी के फ्लैशबैक में हमें दिखते हैं कि नानाशी युद्ध के मैदान में एक भयानक योद्धा हुआ करता था। नानाशी वही व्यक्ति है जिसके बारे में अतदौरी ने पहले बात की थी। एक दिन युद्ध जीतने के बाद नानाशी के लॉर्ड ने उसे कुछ बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया। नानाशी ने अनिच्छा से उन असहाय बच्चों पर हमला किया और इस घटना ने उन्हें इतना आघात पहुंचाया कि उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। वर्तमान समय में नानाशी आखिरी बार कोतारू के लिए लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही रिचुअल का समय आता है, उसके पास अधिक समय नहीं होता कोतारू को बचाने के लिए, लेकिन तभी टोबिमारू पुजारी पर हमला करता है और ये देख नानाशी वेदी की ओर भागता है, लेकिन शोन रास्ते में है। शोन बहुत सारे जापानी सैनिकों को मारता है और नानाशी की ओर बढ़ता है, लेकिन नानाशी शोन पर एक वार करता है और फिर वह तलवार इतनी तेज फेंकता है कि वह पुजारी के ठीक गले में लगती है और पुजारी मौत की नींद सो जाता है। इस बीच रारा अतदौरी में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि वह भी मिंग दवा का उपयोग कर रहा है जो उससे दोषी से मिली थी। अपने दृढ़ संकल्प को देखकर रोरो आखिरकार लड़ाई का आनंद लेने लगता है, जबकि लुआन को मारे हुए को मारने में मजा आ रहा होता है। बाकी सभी जापानी सैनिकों को खत्म करने के बाद फंग भी ऊपर आती है। उन्हें पता चलता है कि रिचुअल बाधित हो गया था। रारा तलवार देखता है जो नानाशी की है और वह मन ही मन थोड़ा खुश हुआ। वेदी पर नानाशी और कोतारू अंत में फिर से मिल जाते हैं, लेकिन तभी फंग आती है और उन पर हमला करती है। नानाशी के पास कोई हथियार नहीं है। नानाशी वापस लड़ने के लिए हथियार छीन लेता है और वह दूसरे युद्ध फंग को मार देता है। रारा वास्तव में नानाशी से इम्प्रेस हुआ, लेकिन लुआन के पास इसके लिए समय नहीं है, इसलिए वह नानाशी को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये क्या हुआ, रोरो ने उसका हाथ काट दिया और फिर लुआन उसके बारे में बुरा बोलने लगता है। फिर रारो अपना खंजर उसके सिर पर मार देता है। अंत में खंजर लुआन को समाप्त कर देता है। इस बीच कोतारू पुजारी की लाश से नानाशी की तलवार ले आता है। अब उनमें से केवल 4 बचे होते हैं। वहाँ आए हर एक योद्धा की मौत हो चुकी है। रोरो नानाशी को दर्द निवारक दवा ऑफर करता है, लेकिन नानाशी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि दर्द उसे जीवित होना महसूस कराता है। इस बात से रारू उन दोनों से और भी अधिक इम्प्रेस होता है और वे अपनी अधूरी लड़ाई को फिर से शुरू करने की तैयारी करते हैं। इस पूरे क्षेत्र के महानतम लड़ाकू एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगते हैं और यह बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वैसे भी ये दोनों योद्धा समान रूप से मेल खाते हैं। राउरू अपने जीवन में आज पहली बार नहीं बल्कि कई बार कटता है। वास्तव में वे अभी लड़ाई का आनंद लेना शुरू कर रहे होते हैं। बीच में उनकी तलवारें बदल जाती हैं और ये दोनों आखिरी वार करते हैं। नानाशी रोरो की जान को काट देता है। नानाशी फिर से बुरी तरह वार करता है और हमें तब पता चलता है कि रोरो ने भी कभी दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल नहीं किया और इस तरह महान योद्धा की मृत्यु हो जाती है। बाद में कोतारू घायल नानाशी को घोड़े पर ले जाता है। वह उसे ठीक करवाने के लिए निकट के शहर की ओर जाता है। रास्ते में कोतारू कहता है कि वह चाहता है नानाशी के घाव जल्दी से ठीक हो जाएं, तो वे इस देश को छोड़ देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, भले ही उन्हें चोर या समुद्री डाकू बनना पड़े। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।